हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ हमारी जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर के एक और गजब के एपिसोड पे। इससे पहले हमने कई एपिसोड शूट किए हैं जिसके थ्रू मैंने अपनी मेंटालिटी आपको कम से कम आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखी है। मैंने आपको समझाया कि एज एन इन्वेस्टर मैं किस तरह के डिसीजन लूंगा। यकीन मानिए, जो हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में डिसीजन लेते हैं लगभग वैसे ही डिसीजन मैं अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो में भी लेता हूं। समटाइम्स इधर उधर होते हैं, बट यस, आई टेल यू फर्स्ट एंड देन आई टेक डिसीजंस इन माय एक्चुअल पोर्टफोलियो एज वेल। सो हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होते आ रही है कई हफ्तों से। और आज जब हमने 15 हफ्ते कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस सीरीज में, अपने इस जर्नी में, तब काफी सारी बातें हैं जिसके ऊपर में आज मैं अनस्क्रिप्टेड वे में काफी सारी बातें आपके सामने रखूंगा जो आपको भी सीखनी चाहिए और एज एन इन्वेस्टर आपको ग्रो करने में मदद करेगी। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी माफी आप सबसे मांगनी पड़ेगी क्योंकि पिछले संडे को एक वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स। आपको पता है मैं क्लासेस देता हूं और बिकॉज ऑफ दैट काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तबीयत भी थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, उसकी वजह से लास्ट संडे वीडियो मिस आउट हो गया था। बट डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं जो अनस्क्रिप्टेड आपके साथ बातें करने वाला हूं, आज के वीडियो में जो मैं कई सारी आउट ऑफ द बॉक्स आपको बातें बताने वाला हूं, आई थिंक दैट विल मेक अप फॉर द लॉस ऑफ वीडियो इन द लास्ट वीकेंड। इसके अलावा हम लोगों के आज 15th एपिसोड हो गया है पूरा और 15 एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सबसे ज़बरदस्त बात जो हमारी इस पूरी जर्नी में रहा वो ये रहा कि वी हैव नॉट एक्चुअली मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस। उसके ऊपर में ऑब्वियसली हमारे ऊपर कुदरत भी मेहरबान है। निफ्टी हैज स्कोर्ड वेरी गुड, आई वुड से स्कोर्ड तो क्या बोलूँगा, लेकिन यस, निफ्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहा है। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड अक्रॉस इंडियन स्टॉक मार्केट। और ऑब्वियसली अगर मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो हम लोग का पोर्टफोलियो तो अच्छा करना ही था। सो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छे करने वालों को हमेशा नुकसान होता है, जो कि हमें हो रहा है। अगर हम निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो हमारा पोर्टफोलियो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मर है और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है दैट वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ लॉट्स ऑफ रिस्क अराउंड अवर पोर्टफोलियो, जो कि फिलहाल दरकार नहीं लग रही थी क्योंकि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा था। बट अगेन मैं अपने पुराने ख्यालातों में अभी भी कायम हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ठंडे पड़ने शुरू होंगे, यानी कि जब ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आना शुरू होगा, सो आई बिलीव कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा ज़ोरों से करेक्ट होंगे और हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा फास्टली संभल जाएगा बिकॉज ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। खैर, वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे जब मार्केट एक्चुअल में करेक्ट हो। अभी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है इस हफ्ते के लिए, उसके बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपने इस फर्स्ट सेगमेंट में ऑब्वियसली मैं आपको वीकली एनालिसिस करके बताऊंगा अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट जस्ट बिकॉज हमने लास्ट वीडियो शूट ही नहीं किया था। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर अप 2 वीक्स एट अ टाइम। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। हम 10 ट्रेडिंग सेशंस को कवर करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी बाई वीकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। ओके, इसके अलावा सेकेंड सेगमेंट में ऑब्वियसली मॉडल पोर्टफोलियो में चर्चा होगी। व्हाट डू आई थिंक अबाउट माय टारगेट्स, हाउ डू आई टेक अप स्टॉक्स, आज उनके ऊपर में थोड़ा बहुत बात करते हैं। हालांकि मैं कैसे स्टॉक्स प्रेडिक्ट करता हूं या किस तरह स्टॉक्स पिक करता हूं वो जानकारी आपको मैं दूंगा कभी एक सेपरेट वीडियो में जिसमें पूरी जानकारी समझाऊंगा। बट यस, आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हिंट्स टुडे और काफ़ी सारी बातें आपको लिखाऊंगा जो आपको आज नोट भी करनी चाहिए सो दैट आप किस तरह मैं स्टॉक्स को ढूंढ पाता हूं वो भी आप ढूंढ पाएं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। एंड अगेन आज की जो ये वीडियो शूट हो रही है ये मैं शूट कर रहा हूँ लगभग रात के 12 बजे, ठीक है। सो यस, आज सैटरडे को मैं ये शूट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं जो संडे है आज। तो यस, आई एम शूटिंग दिस वेरी वेरी लेट नाइट एंड इसीलिए मेरे ख्याल से काफ़ी सारी मन की बातें आप सबके सामने मैं आज रख पाऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट नंबर 1 में बात करते हैं निफ्टी की परफॉर्मेंस की। आप सभी जानते हैं निफ्टी हमारे इंडिया का एक इंडेक्स है जिसमें 50 स्टॉक्स कवर्ड है और सारे सेक्टर्स लगभग कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया यहाँ पे मच रहा है दंगल। 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी हम लोग के ऐसे तो 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, लेकिन इसमें ट्रेडिंग सेशंस 10 आए थे और 2 हफ्ते का ट्रेडिंग हमको इसमें देखने को मिला। इसमें भैया निफ्टी एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी इज एट इट्स लाइफ हाई। हमारा लाइफ हाई है 15,243 जो कि अगेन 12 तारीख को ही तय हुआ था। एंड अगर हम बात करें पूरे निफ्टी की तो 11.21 यानी कि 11.21% से निफ्टी ग्रो किया इन द लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस विच इज मोर देन 1% ऑन अ सिंगल डे। मतलब एवरेज निकाले तो 1% से ज़्यादा निफ्टी बढ़ रहा है। नाउ
दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग टू सेलिब्रेट, बट एट द सेम टाइम इतनी तेजी मार्केट में हमेशा आपको डर का माहौल बनाती है। डोंट वरी, हमारे पास लाइफ जैकेट्स वगैरह सब है, पैराशूट्स है, सब कुछ है हमारे पास में, बिकॉज हमने रिस्क मैनेजमेंट के काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस अपनाई हैं। आई डोंट थिंक कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में आ जाएंगे अगर यहाँ से निफ्टी में कोई मेल्टडाउन देखने को मिलता है तो। तब तक निफ्टी इज डांसिंग टू द म्यूजिक, लेट अस ऑल्सो डांस अलोंग। सो अभी अगर हम बात करें हमारे निफ्टी के परफॉर्मेंस की, तो भैया निफ्टी ताबड़तोड़ बढ़ रहा है। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 बार ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, एंड पॉजिटिव क्लोजिंग सारी सब्सटेंशियल अगर आप नोट कर रहे हैं तो। और नेगेटिव क्लोजिंग नाम की नेगेटिव क्लोजिंग है, मतलब ढंग से करेक्शन भी नहीं हो रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे बेसिस। तो यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी का 11% बढ़ना काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा एक रेस्टलेस सिचुएशन पैदा हो रखी है। सब लोग यही सोच रहे हैं, यही बातें चल रही है कि निफ्टी कब गिरेगा। मुझे नहीं पता निफ्टी कब गिरेगा या निफ्टी कब सेटल डाउन होगा, बट यस अभी निफ्टी बहुत तेज है। मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी हो सकता है करेक्ट ना करे, निफ्टी स्टैग्नेंट हो जाए, इसी पोजीशन के आसपास में घूमता रहे, 5-10% ऊपर नीचे। लेकिन अगर निफ्टी स्टैग्नेंट भी हुआ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा पोर्टफोलियो और कमा के देगा, ये मुझे लगता है, बिकॉज हमने जो जो प्लेयर्स पे अभी बेट किया है उनमें से काफी सारे तो चले ही नहीं है। सो इफ निफ्टी इज इवन स्टैग्नेंट, वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। कहां कैसे, उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करूं तो भैया वो शेर है तो ये सवा शेर है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, पिछले 10 में से 8 ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। पॉजिटिव अगेन सारी सब्सटैंशियल है, एंड नेगेटिव क्लोजिंग नाम की नेगेटिव क्लोजिंग है। इसके अलावा 18% का यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, विच इज अगेन वेरी 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 सिग्निफिकेंट। एंड बैंक निफ्टी दोनों ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि भाई रेस में दोनों को फर्स्ट आना है, बट डेफिनेटली इन दोनों में ही कोई फर्स्ट आएगा। हमारा मॉडल पोर्टफोलियो इसको मैच नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वी आर आल्सो डूइंग वेरी गुड। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं इन द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो में टर्म्स एंड कंडीशंस आप हमेशा से की तरह जानते हैं। हमने स्टार्ट किया था 5 लाख रुपए से 1 नवंबर को, और 1 नवंबर से लेकर के अगर हम आज तक की कैलकुलेशन करें तो नवंबर पूरा बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीता, एंड हम फरवरी मिड तक पहुंचे हैं। यानी कि हमारा ओवरऑल इस पोर्टफोलियो को बना करके अभी तक मेंटेन करने का एक्सपीरियंस हुआ है मात्र 3.5 महीने। इस 3.5 महीने में हमने प्राइमरीली तेजी ही देखी है, हमने मंदीवाड़ा देखा नहीं, एंड इस तेजी में ऑब्वियसली हमने थोड़े बहुत पैसे बनाए भी हैं। सो 3.5 महीने में हमने काफ़ी पैसे बनाए हैं, उसका मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूं। बट यस, हमारे रूल बुक के हिसाब से हमने 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट किया था ऑन 1 जनवरी, यानी कि साल के पहले दिन हमने ये अज्यूम किया था 1 लाख रुपया हमें और मिलेगा, और ये 1 लाख रुपया हमें नेक्स्ट अब मिलने वाला है 1 अप्रैल को भी, यानी कि हर क्वार्टर के बिगनिंग में 1-1 लाख रुपया हमारे पास में आएगा। सो इस हिसाब से हमारे पास अभी तक 6 लाख रुपए है मैनेज करने को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसको हमने काफ़ी हद तक मैनेज किया है। एंड हमारे पास करीब 25% के आसपास कैश पोजिशन अभी भी पड़ी है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इफ मार्केट क्रैशेज सडनली एंड वी विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। तब तक के लिए कैश लेकर के हम लोग बैठे हैं, एंड वी आर रेडी टू बाय एट गुड प्राइसेस। तो वो चीज़ का एक इंतजार रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको रिमाइंड करना कभी नहीं भूलूंगा कि जो भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो सारी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर, और ना ही मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वगैरह चला रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। Everything is for academic purpose. Everything I am doing here is to teach you how you can do the same thing when you exercise your own intelligence, exercise your own I would say prudence into your actual portfolio. But अभी के लिए ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, एंड फिर भी अगर आप भूले भट के इसको रिकमेंडेशन समझ लो, इसके लिए मैं कॉशन मोड एक्टिवेट कर देता हूं, विच विल ऑलवेज मेक यू रिमेंबर दैट एवरीथिंग दैट वी आर सेइंग हियर इज फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। चलो शुरुआत करते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो आपके सामने आ चुका है, एंड आई एम नॉट रियली श्योर क्या क्या कवर हो रहा है, बिकॉज स्क्रीन हमारी भर गई है, स्क्रीन में जगह ही नहीं है। एंड अगर कॉशन के वजह से आपका यहाँ पे कुछ कट रहा है, कोई नंबर कट रहा है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन यस, मैं आपके सामने एक एक करके बात करते हुए चलता हूं। हमारे पास कैश बैलेंस 1,30,000 के आसपास में है, विच इज लेस देन 30%। इनफैक्ट ये लेस देन 25 भी है, ये 20% के आसपास अब हमारे पास कैश है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले 2 नाम बताए थे, एशियन पेंट्स और इन्फो एज। मैंने बोला था कि ये अच्छे प्राइसेस पे आ रहे हैं, इनको तो सीएमपी पे ही लेना चाहिए। अगर वो वीडियो आपको याद नहीं है तो वीडियो देख लेना जरूर से। मैंने आपको बोला था कि इन्फो एज और एशियन पेंट्स बहुत अच्छे दाम पे अवेलेबल हो रहे हैं, सो उनको खरीदना चाहिए। इन्फो एज में तो धमाल मच गया,
हमने 5 शेयर इन्फो एज के खरीदने की बात की थी, जिसको हमने 4400 पे एंटर करने की बात की थी। अभी ये 5300 समथिंग है एंड वी हैव बीन मेकिंग 22% इन लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस। नाउ दैट इज ह्यूज। 2 हफ्ते में हम 22% इस पे कमा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा जीएमएम फॉडलर वी आर मेकिंग 2.53%। भैया ये ऐसा शेयर हो गया जो कि एक डार्क हॉर्स है और अभी फिलहाल दौड़ने के मूड में एकदम भी नहीं है। डेफिनेटली द कंपनी हैज़ अ गुड मोट और कंपनी के पास में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। वी हैव एंटर्ड इवन एट अ गुड प्राइस, बट यस अभी हमारा इसमें भाग्य साथ नहीं दे रहा। जीएमएम फॉडलर एकदम भी नहीं बढ़ रहा। जब तक नहीं बढ़ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी, मेरे को ऐसा लगता है इसमें। नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट, हमारा ये सबसे बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी है जिसमें 56.43% का हमारा प्रॉफिट रहा। 1143 इस स्टॉक का हाई रहा। हालांकि फ्राइडे को ये स्टॉक 2-3% डाउन था, जिसकी वजह से 1111 पे ये फिलहाल बंद हुआ। मैं आपको रिपीट कर दूं, दीपक नाइट्राइट अब हम कभी भी नहीं बेचेंगे, याद रख लेना। कभी भी नहीं मतलब कम से कम 1 साल 1.25 साल शायद इसको रखना चाहेंगे। इनफैक्ट मैंने नंबर्स रन किए और मेरे हिसाब से अगर दीपक नाइट्राइट 910, 920 या 930 के आसपास हमें मिलेगा कोई भी टाइम पे, तो हम बिना सोचे समझे इसमें और बाई इन करेंगे। सो ये चीज याद रखिएगा। अभी के लिए दीपक नाइट्राइट ऑब्वियसली इसे बस एंजॉय करो और बाद बाकी नीचे आएगा तो और लेंगे। ये बात जरूर है कि हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो कभी भी नहीं आने वाले एंड चांसेस बहुत कम है, और नहीं आएंगे तो अपने को टेंशन है भी नहीं। Okay, next up is Reliance Industries. Reliance for some reason worked really well during the last week, लेकिन yes हमारे सिर्फ इसमें लॉसेस रिकवर हुए हैं। लॉसेस के बाद हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी भी नहीं बना पाए हैं, बट अगेन मैं इसमें लंबा रेस का घोड़ा बन के खेल रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ रिलायंस को अपने लाइफ हाई को वापस चैलेंज करने का। इसका लाइफ हाई 2300 समथिंग है। सो इफ इट चैलेंजेस दैट विल बी शॉर्टली मेकिंग 15 to 20% इन अवर रिलायंस ट्रेड एंड उस चीज़ का ही इंतजार है। हालांकि रिलायंस में पोटेंशियल है और आगे जाने की, और सच बताऊँ तो मुंबई वगैरह साइड से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि रिलायंस डी मर्जर के बारे में सोच रहा है और अपने अलग अलग वर्टिकल्स को अलग अलग कंपनियों में फ्लोट करने की तैयारी कर रहा है। बिलीव मी, अगर ऐसा सच में हो गया देन रिलायंस इज गोइंग टू बाउंस लाइक एनीथिंग। बट तब तक के लिए इन अफवाहों को अफवाहें रहने देते हैं और इस पे मैं ज़रा सा भी अपनी तरफ से स्टैंप लगाना नहीं चाहूँगा। कोफोर्ज अ वेरी गुड ब्रिलियंट प्ले। अगेन ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक चली है, बहुत ज़्यादा नहीं चली है, बट स्टिल वी आर मेकिंग 19% बिकॉज ऑफ अवर वेरी गुड एंट्री। 2200 पे हमने इसमें एंट्री ली थी। सिमिलर थिंग हैपेंड फॉर विनती ऑर्गेनिक्स एज वेल। 1165 में हमने एंट्री ली थी एंड विनती 3 ही दिन में, लास्ट 3 दिन में प्लीज़ नोट कीजिए 17% बढ़ा लास्ट 3 दिन में। ये विनती में बढ़त हुई है। इनफैक्ट किस कारण से हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यस मार्केट जब बिहेव करता है अपने हिसाब से बिहेव करता है। 3 दिन का 17%, हमें तो 27% का गेन दे रहा है। वी हैव हैड अ गुड एंट्री एंड उसके वजह से एक मैं कह सकता हूँ 3 महीने का वेट ही पीरियड लगा है हमें, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी 27% इवन इन 3 months इज अ वेरी बिग फीट एंड आई थिंक यू वुड अप्रिशिएट दैट फैक्ट एज वेल। अतुल 15%। ब्रिटानिया ऊपर नीचे जा रहा है यार, मतलब ब्रिटानिया हमने खरीदा बहुत एम्बिशन के साथ में एंड ब्रिटानिया में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। आप पुराने सारे वीडियोस उठा करके देख लो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा कमाई के लिए ले रहा हूँ। मैं इसको बोल सकते हैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं ब्रिटानिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट देन ब्रिटानिया उन्हीं सब लेवल्स में घूम रहा है लास्ट 1-1.5-2 महीने से। सो ठीक है, ब्रिटानिया हमें लॉस तो नहीं दे रहा है, बट यस प्रॉफिट भी नहीं है। जेबी केमिकल्स ये गजब चला, बहुत गजब चला। 926 में हमारी एंट्री है, 1201 का इसका क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्डेड है, 30% का हमारा प्रॉफिट है। ग्रेट एंट्री एंड आई थिंक 30% प्रॉफिट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दैट टू इन वेरी शॉर्ट स्पैन। मेरे ख्याल से जेबी केमिकल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं है, लास्ट 2 महीने 2.5 महीने से होगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेकिंग 29%। हाउ वुड यू फील अबाउट इट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरती ड्रग्स, ओके, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आरती ड्रग्स, अबॉट इंडिया, एस्ट्राजेनेका फार्मा, तीनों हमारे लॉसेस में है। ठीक है, ये तीनों लॉसेस में है और वो क्यों है उसके पीछे का मेरा रैशनल समझाता हूँ। देखो, मैं एक क्वांटिटेटिव मॉडल रन करता हूँ और जिसके हिसाब से मैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जो स्टॉक्स बहुत तरीके के शेयर हैं, बहुत तगड़े शेयर हैं, लेकिन फिलहाल करेक्शन में है। बट मेरे मॉडल की खास बात यह है कि मेरा मॉडल करेक्शन पूरा कंप्लीट होने से पहले ही बता देता है कि ये अच्छे शेयर्स हैं और इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड फॉर दैट रीजन इट इज़ ईजियर टू पिक शेयर्स, और उस वजह से हम लोग जब भी एंटर करते हैं किसी स्टॉक में, हम करेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही एंटर कर देते हैं। अब जितना मेरा ख्यालात है, आरती ड्रग्स, अबॉट इंडिया और एस्ट्राजेनेका फार्मा, इन तीनों में हमारे पोजीशन जो है वो 1 महीने के आसपास की पुरानी हो चुकी होंगी अभी तक। स्टिल ये अभी तक प्रॉफिट पे क्यों नहीं आए, हमें कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट पे क्यों नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव एंटर्ड हियर। तो एक बात तो तय है, अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट अगर तेज भी होगा तो भी हमें 6
3 से 6 हफ्ते वेट करना पड़ सकता है किसी भी स्टॉक के चलने तक। सो तब तक का पेशेंस होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए, मेरे में भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आफ्टर ऑल सब मिल करके इस मॉडल पोर्टफोलियो को चला रहे हैं एंड ये चीज़ दिमाग में आप लोग भी रखें। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स हैं, तीनों लॉस में जो नजर आ रहे हैं वो तीनों फार्मा से हैं। दैट बेसिकली मीन्स दैट वी आर बेसिकली बेटिंग ऑन फार्मा टू रिवाइव एंड इस चक्कर में हम थोड़े जल्दी फार्मा में इन्वेस्ट करके बैठे हैं एंड इफ द टाइम इज राइट तो फार्मा यहां से बाउंस बैक करेगा एंड दैट टाइम ये 3 शेयर्स जो अभी नुकसान में दिख रहे हैं इन्हीं को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे एंड मॉडल पोर्टफोलियो हमारा और संवर जाएगा। सो यस, माय करंट थीम इज राइट नाउ फार्मा। मुझे ऐसा लगता है फार्मा करेक्शन में है, थोड़े दिन और रहेगा, बट आफ्टर दैट इट विल बाउंस बैक एंड इट विल मेक अस मनी। सो वो एक मन में है। इसके अलावा ट्रेंट 2.18% का प्रॉफिट है। आई डोंट नो ये कैसे प्रॉफिट आ रहा है, ट्रेंट वहां का वहीं है जिस दाम पे हमने एंटर किया था। अगेन इस पे भी मेरा सोच यही है कि यहां से बढ़ेगा, देखते हैं क्या होता है। पीआई इंडस्ट्री सॉलिड लॉसेस से ये अगेन वापस कम से कम ब्रेक इवन तक पहुंचा है। एक पॉइंट पे हम 10% का लॉस खा रहे थे पीआई इंडस्ट्रीज पे, बट नाउ इट इज बैक टू ब्रेक इवन पॉइंट और यहां से ये हमें फायदा दे देगा, वेट करना पड़ेगा। एशियन पेंट्स, वंडरफुल स्टोरी, सीखने लायक स्टोरी है यहाँ पे। एशियन पेंट्स एक दिग्गज खिलाड़ी है, आप सभी जन जानते हैं कि पेंट्स की इंडस्ट्री में नंबर 1 एशियन पेंट्स है, नंबर 2 बर्जर पेंट्स है, बाद बाकी आते हैं शालीमार पेंट्स वगैरह तो पता नहीं कितने नंबर पे आते होंगे, बट एशियन पेंट्स के बारे में सबको ही जानते हैं। इस कंपनी के बारे में हर कोई को खबर है कि ये कंपनी कितनी तगड़ी है। मेरा ये मानना है कि अगर एशियन पेंट्स में टाइम टू टाइम अच्छे टाइम पे एंट्री की जाए तो एशियन पेंट्स आपको 40% केगर के रेट पे कमाई दे सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, 40% का केगर। ये मैंने हिस्टोरिकली चेक किया है। एशियन पेंट्स इतनी तरीके की कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अमेजिंग है, मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। बट मैंने यहाँ पे एक बेसिकली चाल चली या बोल सकते हैं एक बढ़िया टाइमिंग पे एंट्री की। वो टाइमिंग क्या थी, वो ज़रा स्टोरी पे ध्यान दीजिए। अगेन ये मैं जो आपको स्टोरी सुनाऊँ ये काफ़ी बचकानी थ्योरी है, काफ़ी बचकानी स्टोरी है, लेकिन फिर भी यू वुड अग्री कि हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखो मेरा ये मानना है कि मार्केट एज अ होल काफ़ी ओवर रिएक्ट करता है। ये अच्छी अच्छी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है दैट मार्केट ओवर रिएक्ट तो करता है। अब मार्केट क्या किया ओवर रिएक्शन, ये समझते हैं। ग्रासिम ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था, पिछले हफ्ते भी नहीं एक्चुअली 15 दिन पहले अनाउंस किया था कि ग्रासिम इज गोइंग टू कम इनटू पेंट इंडस्ट्री और 5000 का केपेक्स प्लान, 5000 करोड़ का केपेक्स प्लान वो लोग 3 साल में प्लान कर रहे हैं। और इस वजह से मार्केट ने एशियन, बर्जर इन सब की पिटाई करनी शुरू कर दी थी विद द बिलीव कि अगर ग्रासिम आएगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और इन सारे दिग्गज प्लेयर्स की वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। नाउ हियर्स द पॉइंट, 5000 करोड़ के टोटल केपेक्स प्लान, वो भी 3 साल के प्लान पे एशियन पेंट जैसे जायंट को क्या डिस्टर्ब किया जा सकता है। जरा आप कोई भी इंडस्ट्री में इस चीज को सोचिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें एक दिग्गज खिलाड़ी है, क्या कोई नए एंट्रेंट के आने के साथ साथ वो दिग्गज खिलाड़ी गेम से बाहर हो जाएगा? कल को मैं अपनी डेयरी की कोई कंपनी खोलूं तो क्या मैं अमूल को डीथ्रोन कर सकता हूं? सोचिए जरा इस बात पे। क्या मैं अपना टूथपेस्ट ब्रांड निकालूं तो क्या मैं कोलगेट को फेल कर सकता हूं? वेरी वेरी रेयरली। इसके लिए तो मुझे बाबा रामदेव ही होना पड़ेगा। बट यस, इस तरह के डिस्ट्रप्शन होते नहीं है जल्दी से कि एक नई कंपनी आई और वो नई कंपनी आते ही एकदम ताबड़तोड़ सबसे नंबर 1 कंपनी को परेशान कर दे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है एंड ऐसा होने के लिए केपेक्स प्लान इतना छोटा होने से होगा नहीं। 5000 करोड़ वो भी 3 साल में, आई थिंक इट्स नो बिग प्लान। बट मार्केट इन सब थियोरीज को देखता नहीं, इतना डिटेल में नहीं करता। वो बस ये देखता है कि ग्रासिम आ रहा है, एशियन पेंट्स और बर्जर को नुकसान हो सकता है एंड दैट इज वाई दोनों में एक करेक्शन देखने को मिला। मेरा ये कहना है कि ये करेक्शन खामखा फिक्र का है। एशियन पेंट्स जितना बिजनेस कर रहा है वो आगे भी करेगा। इनफैक्ट उसको जितना मार्केट मिलता है उससे और बेहतर मिलेगा नेक्स्ट ईयर। कभी भी एशियन पेंट्स की स्टोरी स्टॉप नहीं होगी। ये एक बहुत तरीके का सेगमेंट है, बहुत गजब का सेक्टर है एंड नाउ जस्ट बिकॉज मेनी अदर पीपल आर फाइंडिंग इट ल्यूक्रेटिव, यू बेसिकली गेट अ वैलिडेशन कि सच में ये सेक्टर में दम है। एशियन पेंट्स दिग्गज है, इसकी दिग्गज और इसका नंबर 1 जो रहने का बात है वो कम से कम 2-3 साल 5 साल की बादशाह तो अभी भी रहेगी। सो ऐसे में क्या एशियन पेंट्स एक अच्छी कंपनी है कि नहीं? 100% एक अच्छी कंपनी है। और ऐसे में क्या आपको इसका फायदा उठाना चाहिए था कि नहीं? 100% उठाना चाहिए था। एशियन पेंट्स 2800 भी समथिंग इसका हाई था और वहां से ये करेक्ट होते होते 2400 समथिंग पे अवेलेबल हो गई थी। सोचिए, दैट वाज अ गुड करेक्शन। आमतौर पे एशियन पेंट 10-12% करेक्शन दिखाने में भी ना बहुत मतलब
बहुत टाइम लग जाता है, 10-12% का करेक्शन देखने को नहीं मिलता एशियन पेंट्स में। और वहीं पे सडनली इस तरह की एक नेगेटिविटी की वजह से पूरी पेंट इंडस्ट्री में डिस्काउंट मिल रहा था, एशियन पेंट्स वी बॉट एट अ डिस्काउंट, और यहाँ पे आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे एशियन पेंट्स में एंट्री मिली। व्हाट डू आई थिंक अबाउट एशियन पेंट्स फ्रॉम हेयर ऑन? आई थिंक हमारे हाथ में एक बहुत गजब की चीज लगी है, और वो गजब की चीज है ऑब्वियसली एशियन पेंट्स में एक सही टाइम पे एंट्री। एशियन पेंट्स ऑब्वियसली इस तरह का शेयर भी नहीं है जो आपको एक बहुत तेजी से पैसे बना करके दे देगा, बट इस तरह की एंट्री हमेशा प्रीशियस होती है। आपको समझना पड़ेगा, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू बी ग्रीडी, यानी कि लोगों को जब जिस बात पे टेंशन हो रहा था कि एशियन पेंट्स का दिग्गज जो है उसका क्या होगा वगैरह वगैरह, उसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि इस दिग्गज का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे जो भी आ जाए, गंगू तेली चाहे जितने आ जाए, भाई राजा भोज तो राजा भोज ही होगा। और ऐसे में एशियन पेंट्स अपनी गद्दी तो छोड़ेगा नहीं, और जब छोड़ेगा नहीं तो एशियन पेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। सो शॉर्ट टर्म में इस तरह की टेंशन का आप फायदा उठाएं, और हमेशा उठाएं, जैसा कि हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में उठाया है। 2427 पे एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से हमारे हाथ में खजाना लग गया है, और इस खजाने को लेकर के बस बैठिए, आपको कुछ समय बाद में समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। इसके अलावा इन्फो एज सेम थिंग, इसमें क्या हुआ, अचानक से एक करेक्शन आई, आई थिंक 5800 के आसपास इसका कुछ लाइफ आई था, 4400 पे मिल रहा था, एंड आई थॉट यार ये क्या करेक्शन है। एक ज़बरदस्त कंपनी है naukri.com, ऑब्वियसली आप जानते हैं, जोमेटो वगैरह के भी ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट है। सो ऐसे में एक तगड़ी कंपनी, और इसकी मैनेजमेंट की क्या तारीफें सुनता हूँ मैं, जब भी मैं किसी के भी मुंह से सुनता हूँ इनकी मैनेजमेंट की बात, तो मुझे तो सिर्फ तारीफें ही सुनने मिलती है। सो ऐसे में एक तगड़ी कंपनी तगड़े प्राइस पे मिल रही है, क्यों नहीं लिया जाए। हमने लिया, मॉडल पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया, एंड ऊपर वाले की मेहर रही कि हम बहुत ज़बरदस्त इसमें पैसे भी बना रहे हैं, मेकिंग 22% इन जस्ट 2 वीक्स, दैट्स इनसेन। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि ओके ये आपके हिसाब से रीजनेबल है या नहीं है। ओवरऑल अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 6,66,622 रुपए हमने अभी तक कमाए हैं। 11% का हमारा प्रॉफिट है। मैं जानता हूं हमारे प्रॉफिट्स इतने भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब निफ्टी 10 दिन में 11% बढ़ सकता है तो हम यार 11% अभी तक बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली कम है। बट अगेन मेरे हिसाब से मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं कि ठीक है, अच्छी कमाई हो रही है। 11% 3.5 महीने में रफली मुझे लगता है 25-30% का जो हमारा ओवरऑल टारगेट है साल भर का, वो अचीव हो जाना चाहिए। अगर वो अचीव होता है तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे, ये आप मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। बाद बाकी मैं आप सबके लिए क्वेश्चन मोड हटा देता हूं, सो दैट यू कैन सी द एक्चुअल साइड एंड यू कैन सी द एक्चुअल फिगर्स, अगर अभी तक नहीं दिख रहे थे तो। एंड बाद बाकी मेरे हिसाब से यही है अपने लिए इस वीक के लिए। एंड बाद बाकी और क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीक के लिए क्या करें। नेक्स्ट वीक के लिए देखो, कोई ट्रेड्स तो आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास में कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं, बट आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी फियरफुल अबाउट द मार्केट सिचुएशन। और ऐसे में मैं कोई बहुत ज़्यादा अभी एम्बिशियस बाइंग नहीं करना चाहता, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 15 दिन पहले हमने एशियन पेंट्स और इन्फो एज दोनों में इन्वेस्ट किया है। सो जस्ट बिकॉज वी हैव लिमिटेड कैश राइट नाउ 1,29,000 एंड वी हैव नो मूड टू बुक प्रॉफिट इन दीपक नाइट्राइट एज वेल। सो ऐसे में AstraZeneca फार्मा इसको एवरेज करने का मन बन रहा है। इसको मंडे को जो भी प्राइस पे ये ओपन होगा, वी विल एवरेज इट अप बाय बाइंग 5 शेयर्स हेयर। अभी तक हमारे पास में 7 शेयर्स हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 शेयर हो जाएंगे। और 12 शेयर्स में एवरेज करने का मन इसलिए क्योंकि 8% हम लोग लॉस में हैं, एंड मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी है, जस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इसको पकड़ लिए थे जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। सो लेट्स एवरेज इट अप। और एवरेज आपको मैं क्या बोला, दिस इज नॉट अ फॉलिंग नाइफ एज ऑफ नाउ, मेरे को नहीं लगता ये फॉलिंग नाइफ है। सो आई एम पॉइंटिंग माई हैंड, क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ नाइफ एज ऑफ नाउ। बट यस, अगर मान लो मैंने इसको खरीदा नीचे, ये और नीचे गया, तो ये मैं आपको ज़रूर आश्वासन दे देता हूँ कि मैं इसको और नहीं खरीदूंगा, ठीक है। मेरा जो भी एवरेज प्राइस आएगा उसके 15% नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, एंड वो स्टॉप लॉस हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से अपने एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंटली बता देता हूँ कि यही होने वाला है। AstraZeneca फार्मा यहाँ से और गिर भी गया तो भी हम एवरेज करने के बारे में एकदम भी नहीं सोचेंगे, बिकॉज अगर हम करते हैं तो फिर वो फॉलिंग नाइफ वाला प्रिंसिपल मैं जो पूरे दुनिया को समझा रहा हूँ, वो फिर मैं खुद गलती कैसे कर सकता हूँ। एंड आई थिंक वो हमें किसी को भी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि मैं और हमारी पूरी कम्युनिटी इस तरह की गलती करें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू डू सम एवरेजिंग हियर इन AstraZeneca फार्मा। और ऐसे में इस एवरेजिंग के चक्कर में जो फॉलिंग नाइफ वाला प्रिंसिपल है उसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। मैं जो भी हमारा एवरेज रिवीजन आएगा अपने कॉस्ट प्राइस में, उसके 15% नीचे अपना स्टॉप लॉस आपको नेक्स्ट वीक में दिखा दूंगा कितना आया इसमें,
सो बस ये रहा AstraZeneca फार्मा। मंडे को जिस भी प्राइस पे ओपन होगा वी विल बाय इट। दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग 16वें एपिसोड में मिलेंगे जो कि आपको 21 फरवरी को देखने को मिलेगा एंड उसमें हम लोग अगेन कई सारी अनफिल्टर्ड बातें करेंगे, अनस्क्रिप्टेड बातें करेंगे। आज जिस हिसाब से मैंने इस एपिसोड को शूट किया, अगर आपको चाहिए कि इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड भी शूट किया जाए जिसमें मन की बातें हों और काफ़ी सारी इधर उधर की बातें मैं करूं एंड साथ ही साथ आपको समझाऊं कि किस तरह हम लोग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिफिकेशन इन्वॉल्व है, किस तरह से प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हो रही है, तो जरूर कमेंट में लिखते जाइए। मैं ट्राई करूंगा कि एक अनस्क्रिप्टेड अंदाज में उन सारी बातों को आपके सामने रखा जाए। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करेंगे एंड सेवा करें सबकी जो भी आपके आसपास में है। दैट्स इट, सी यू देन, बाय बाय, जय हिंद।